नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। जोशीमठ में पिछले कई दिनों से भूधसाव हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और बीते दिन डीजीपी अशोक कुमार ने जोशीमठ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और एसपी और एसडीआरएफ के कमांडर को वहीं रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एसडीआरएफ की फोर्स भी 4 गुना बढ़ाकर 80 कर दी गई है। साथ ही एनडीआरएफ के 30 जवान भी मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए देश भर के जाने माने वैज्ञानिक एक्सपर्ट लगातार जोशीमठ चित्र का अवलोकन कर रहे हैं और सरकार भी लगातार अपनी अलग अलग टीमें गठित कर कार्य कर रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं जोशीमठ का, जहां से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां बनी हुई हैं पूरे जोशीमठ में, पूरे देश दुनिया की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं, चूंकि सवाल लोगों के जीवन का है, लोगों के घरों का है। मौजूदा वक्त में सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरह से व्यवस्थाएं फौरी तौर पर की जा रही हैं ताकि लोगों का जो विस्थापन है वो ठीक तरीके से हो पाए? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जोशीमठ में अपना डेरा डाला हुआ है और लगातार पल पल यहाँ पर लोगों के लिए सुविधा की जो चीजें हैं वो मुहैया कराते हुए भी नजर आ रहे हैं। डीएम चमोली भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सीधा बात करेंगे। सर, किस तरह की अभी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं? लोगों को उनके सर पे छत रहे, सर्दी के मौसम में उनको बचाया जा सके, किस तरह की व्यवस्था करा रहे हैं? देखिए, जोशीमठ में जो भूधसाव की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है तो उसमें करीब 678 ऐसे भवन हैं जिसमें दरारें परिलक्षित हुई हैं। तो लगभग 81 परिवार हमने रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किए हैं। तो वो तमाम होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं और गेस्ट हाउसेज हैं। तो सभी जो रिलीफ मटेरियल है, चाहे ड्राई राशन किट्स हो और कुक्ड फूड हो और बेसिक यूटिलिटीज़, विद्युत आपूर्ति, जल, स्वच्छ जल, और ये सब हम हमको उपलब्ध करा रहे हैं। निरंतर हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं समस्त प्रत्येक रिलीफ शेल्टर के, तो वो निरीक्षण कर रहे हैं, तत्काल समस्या हमारे संज्ञान में ला रहे हैं। हम भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, नगर पालिका चेयरमैन हैं, उनसे निरंतर संपर्क में है कि कोई भी समस्या, कोई भी अगर कमी परिलक्षित हो रही है तो तत्काल उसका संज्ञान लेकर हम उसका निराकरण कर रहे हैं। अच्छा सर, सीएम साहब ने घोषणा की है कि 4000 रुपए उन परिवारों को दिया जाएगा ताकि वो रेंट भर सके, तो आपकी ओर से किस तरह से वो व्यवस्था की जा रही है? कैसे कैसे उनको पैसा भेजा जा रहा है? जो भी भवन, आवासीय भवन ऐसे हैं जो अभी अनसेफ हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं, और कोई व्यक्ति अपने स्तर पर अगर किराए पर अगर कोई मकान अगर ले रहा है, ऐसे चाहे वो जोशीमठ के जो अभी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसी दरारें परिलक्षित नहीं हुई हैं और कहीं किसी अन्य क्षेत्र में भी, तो वो वह व्यक्ति हमारे अप्लाई कर सकता है। सभी सेक्टर ऑफिसर्स जो हमारे अपने प्रत्येक वार्ड में हमने बनाए हैं तो उनको हमने इसके बारे में सूचित किया। विशाल, एक सवाल जो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप पूछें डीएम साहब से। सरकार 6 विशाल, आवाज आप तक पहुँच पा रही है? प्रति माह एक रेंट के लिए सहयोग के रूप में प्रदान करेगी। विशाल, सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्या लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं? चूंकि जिस तरह से जानकारी खुद दी गई, करीबन 678 मकान ऐसे हैं जिसमें दरारें पड़ी हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में 81 परिवारों को रिलीफ सेंटर में विस्थापित किया गया है। क्या व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं? सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, क्या लोगों को जिनको सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या वो आपकी चीज़ों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या किस तरह की वो आपसे बातचीत कर रहे हैं या फिर किस तरह की परेशानियां आपको अवगत करा रहे हैं? देखिए, आपदा का समय है तो लोग थोड़े डरे भी हुए हैं, तो बात संतुष्टि की नहीं है। बात यह है कि हम कितनी ज़्यादा हम लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी जो अभी एक कठिन समय से लोग गुजर रहे हैं, जिनको अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए उनकी मदद कर सकते हैं, उनको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हम पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और कहीं पर अभी मैं खुद भी उसमें लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ। तो कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि कोई अगर कमी है, कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज़ संज्ञान में आ रही है, तो तत्काल हम उसका निराकरण कर रहे हैं। सर, अभी अगर मैं टीम की बात करूं कि कौन कौन सी टीम अभी यहाँ पर तैनात है, किनको लगाया गया है और किस तरह की और आगे की आप रणनीति तय कर रहे हैं? देखिए, एक
भारत सरकार से भी यहाँ पर कुछ टीम्स या तो आ रही हैं या फिर आ चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया, तो वो अभी जोशीमठ में उन्होंने हाल ही में अभी आए हैं वो लोग। तो कल अपना जो जांच उनका दल है वो अपने स्तर से जांच करेंगे, हमारे से भी वार्ता करेंगे। एक गृह मंत्रालय की टीम भी कल यहाँ पर आ रही है, तो उनसे भी हमारी इस संबंध में जोशीमठ की जो अभी स्थिति है उस संबंध में वार्ता होगी। एक जो ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो अभी अनसेफ हैं और या रहने लायक नहीं बची हैं, तो और आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए और जो आसपास में लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो ऐसी बिल्डिंग्स डिमोलिश की जानी है, जिनको हटाया जाना है, तो उसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में तो उनकी एक टीम आज आई थी, वो कल फिर आ रहे हैं। तो उनकी सलाह से और उनकी सुपरविजन में इन बिल्डिंग्स को सेफली और साइंटिफिकली हम आइडेंटिफाई करके हम उनको साइंटिफिकली डिमोलिश करें, तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुछ निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है? विशाल, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ब्रिजेश सेठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिर्मठ के मीडिया प्रभारी हैं। ब्रिजेश सेठी जी, जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं पूरे जोशीमठ क्षेत्र में, करीबन 700 मकान ऐसे हैं जहां पर दरारें पड़ी हुई हैं। हालांकि शासन प्रशासन दावा कर रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुख्ता तौर पर अभी फौरी तौर पर राहत जिस तरह से दी जा सकती है तमाम लोगों को, वो उनकी ओर से की जा रही है, ऐसा दावा लगातार प्रशासन कर रहा है। लेकिन आप इस पूरी समस्या को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह से मकानों में दरार पड़ी हो, काफी लंबे समय से ये समस्या बनी हुई थी और अब कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो परेशानियां विकराल रूप लेती नजर आ रही हैं। लगता है उनका संपर्क टूट गया हमारे साथ, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, जिस तरह से डीएम जानकारी दे रहे हैं कि करीबन 68 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, बाकी घरों का क्या है? क्या वो जिस मकान में रह रहे हैं क्या वो रहने लायक हैं, या फिर उनको विस्थापित करने की भी जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी की जाएगी? देखिए, अभी जिन मकानों में ज़्यादा लंबी दरारें आई हैं या फिर ज़्यादा वो रहने के पर्पज़ से अब ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, तो ऐसे मकानों में से लोगों को निकाला गया है। लगभग 68 परिवारों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। लेकिन अगर ऐसे में जो ज़्यादा दिक्कत अगर लोगों को आती है तो उनके लिए भी व्यवस्था समुचित की जाएगी, ऐसा डीएम चमोली का कहना है। और साफ तौर पर जिस तरह से देखिए, पूरा यहाँ पर प्रशासन और मंत्री से लेकर के, विधायक से लेकर के, सांसद से लेकर के तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं, पल पल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और यहाँ के लोगों को राहत देने की जो काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमने डीएम चमोली से भी सवाल पूछा कि जो पेमेंट है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ राहत लोगों तक दी जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जिनके मकान ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब वो उन मकानों में नहीं रह सकते। तो डीएम चमोली ने कहा है कि उनको भी जल्द से जल्द वो जो राहत राशि है वो पहुंचाई जाएगी, ताकि वो अपना रहना आराम से कर सके, क्योंकि सर्द का काफी मौसम है। और इस समय चमोली की ही अगर मैं बात करूं तो काफी सर्द रातें यहाँ पर हो रही है और काफी जो वेदर है वो लगातार टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से ठंड का मौसम है, काफी ज्यादा तापमान गिरा हुआ है और ऊपर से ये समस्या, निश्चित तौर पर जो परेशानियां वो लोगों की बढ़ गई हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। ज्योतिर्मठ मीडिया प्रभारी ब्रिजेश सेठी जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश सेठी जी, जिस तरह से समस्याएं जो पूरे जोशीमठ क्षेत्र में बनी हुई हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इस समस्या को सबसे पहले आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ प्रयास आप लोगों की ओर से भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको किसी प्रकार से कम किया जा सके? देखिए, मैं अपना नाम पहले संशोधित कर दूं। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश सेठी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिर्मठ की ओर से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 2 दिनों तक जो है अपने सारे कार्यक्रम जो उनके देश के विभिन्न क्षेत्रों में थे उसको छोड़ते हुए, उसको उन्होंने स्थगित करते हुए वो जोशीमठ पहुंचे और 2 दिनों तक उन्होंने पूरे नगर क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है और पीड़ित परिवार हैं उन प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने मिले और वहां से फीडबैक ली और उसके बाद जो है वो अभी वापस हरिद्वार की ओर निकल गए हैं। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने अभी कुछ देर पहले शाम को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी दूरभाष पर वार्ता की और उन्होंने वहां की स्थिति से उनको बताया और मुख्यमंत्री ने भी उनको बताया कि राज्य सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में
वहां पर जो है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है और बद्रीनाथ का जो है शीतकालीन पूजा स्थल है, तो वहां के धार्मिक महत्व को देखते हुए शंकराचार्य जी ने जो है स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करते हुए वहां पर एक धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित करने की बात की है, जो अगले सप्ताह यह कार्य होगा। इसके अलावा जो आज हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया था ज्योतिर्मठ और चारधाम महापंचायत का, तो हमने एक ज्ञापन उनको दिया है मुख्यमंत्री जी को, जिस पर हमारी वार्ता हुई। एक तो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जोशीमठ नगर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अभी वर्तमान में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, अध्ययनरत हैं, क्योंकि अभी जो है मार्च महीने में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, ऐसे में इन छात्र छात्राओं की परीक्षा कहाँ पर संचालित होगी, इनके पढ़ने लिखने की कैसी व्यवस्था होगी, ये कहाँ रहेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि इन बच्चों को भी प्राथमिकता देना है, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बच्चे शामिल होंगे, आखिर उनकी परीक्षाएं कैसे समय पर वो दे पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु इस पर हमारी चर्चा हुई। इसके अलावा जो है हमारी एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि एक 4,000 रुपये जो सहायता देने की बात हुई थी, तो उसमें पूरे स्थानीय लोगों की बड़ी नाराजगी है कि ये 4,000 रुपया देना कोई तर्क नहीं लगता है, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति है ये उसको देखते हुए जो है हमने ये मांग की है कि पुनर्वास नीति में जो है तत्काल संशोधन किया जाए और इसमें के मानकों को जो है संशोधित किया जाए, ताकि पीड़ित प्रभावित लोगों को जो है एक समुचित आर्थिक सहायता उनको गुजर बसर के लिए मिल सके। इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्था राहत केंद्रों पे है, कल रात भी वहां पर जो राहत केंद्रों में लोग रह रहे थे उनको वहां पर भोजन नहीं मिल पाया था, फिर उन्होंने जो है वहां पर कल विरोध प्रदर्शन भी किया। तो हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि जहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों को दूध की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस सब को देखते हुए जो है जहां वो लोग रह रहे हैं जिस भी स्थिति में, तो उनको जो है वहीं पर भोजन की व्यवस्था दे दी जाए, तो ठंड में उनको राहत मिलेगी। इसके अलावा वहां की जो एसडीएम हैं उनका भी जो व्यवहार सही नहीं रहा है और इस पूरी आपदा में जो है प्रशासनिक लापरवाही रही है, तो जो भी प्रशासनिक लापरवाही जिन अधिकारियों की रही है उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके अलावा एक बिंदु हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आप एक बार पुनः जो है प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें और स्वयं जो है भौतिक सत्यापन करके और लोगों से मिल करके और फीडबैक लें कि वहां पर और क्या बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर ब्रिजेश सेठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से समस्या बनी हुई है और लगातार जोशीमठ के लोगों की समस्या बढ़ रही है, जोशीमठ को लेकर सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। किस तरह जोशीमठ को बचाया जा सके, इसको लेकर हर कोई अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। साथ ही इस वक्त जोशीमठ नेताओं की आंखों का तारा बना हुआ है। हर कोई राजनेता अपनी सियासी नजर जोशीमठ पर बनाए हुए है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी जोशीमठ पहुंचे और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की जनता टीवी ने आपको सुनाते हैं। लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह की चीजें लोगों आपके सामने शेयर कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जब से पूरे प्रभावित क्षेत्रों में गया हूँ, मैं उन घरों में भी गया हूँ जहाँ ये आपदा आई है, उन लोगों से पीड़ितों से भी मिला हूँ और लास्ट में जहाँ कैंप में वो लोग रह रहे हैं उनसे मिला, पूछा कि आपको राहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको सुविधाएं दे रहे नहीं दे रहे, खाना आ रहा नहीं आ रहा। इवन कि स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी मैं मिला, तो जा रहे थे, वो कह रहे हम सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं। ऐसा अपडेट पूरी तरह मैंने लिया है। मैं ये कहूँ कि शासन प्रशासन लगा पूरी तरह से, जब ये विषय है उसी समय से शासन प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है, जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार पूरी तरह जुटी हुई है, शासन यहाँ पे है, डीएम सचिव सारे लोग कैंप किए हुए हैं और यही तो मुख्यमंत्री भी समीक्षा लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसी दिन से पूरी तरह अपडेट ले रहे हैं और यही नहीं तो केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम गठित हुई है, 2-3 दिनों के अंदर वो भी आएगी। पैसा बजट फंडिंग की कोई कमी नहीं है, वो दिया जा रहा है। लेकिन अभी केवल मेरा मात्र इतना कहना है कि राहत देना और उन प्रभावित लोगों के साथ हमें खड़ा होना, कैसे उनको ढाढ़स बनाएं और इससे उभरे और उनको डेली जो भी व्यवस्था देनी चाहिए वो देना, वो हो रहा है। मैं कैंपों में गया, पूछा मैंने, और इसके लिए राजनीति जो लोग कर रहे हैं
मुझे लगता है कि ऐसे समय पे राजनीति करना ये ठीक नहीं है। ऐसे समय शासन प्रशासन के साथ खड़ा होना, यही नहीं तो जो लोग प्रभावित है उनके साथ में खड़ा होना, उस क्षेत्र में घूम कर देखें, एक जगह बैठ के ये सारा बोल देना कि साहब समय पे तब कहाँ थे वो लोग, क्या एनटीपीसी आज बनी है क्या? तब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब नहीं देखा उन्होंने ये बात? नारायण तिवारी उत्तर प्रदेश के समय मुख्यमंत्री थे तब नहीं देखा उन्होंने ये कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अरे हमने तो जब से आए तब से हमने कहीं भी कोई बात हुई है, घटनाएं हुई, तत्काल संभाला है। केदारनाथ की घटना भूल गए क्या हरीश रावत जी? तब कौन लोग थे? तब तो मैं मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद भी 3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष था और हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। हमने जोशीमठ उतारना चाहा, हमने केदारनाथ उतारना चाहा, हमने यही नहीं तो धारचूला उतारना चाहा। मेरे समय 5 महीने तय किया था स्थान उतारने के लिए, इन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन मोदी जी उन कैंपों में गए और लोगों ने मोदी जी का वाह किया। मोदी जी जब उसके बाद गए वापस मुख्यमंत्री गुजरात के, तो उन्होंने 22 बोगियां ट्रेन की 46 आइटम भेजे हर लोगों प्रभावितों के क्षेत्र में। तब कांग्रेस की सरकार थी, क्या मालूम नहीं उनको? और ये देखते रहे। ये आज भी वो विस्थापित लोगों को संभाले, हमने उनको संभाला है, उनको व्यवस्था बनाई है, उसको आज भी हम लोग झेल रहे हैं। ये तो सारा खड़ा करके चले जाते हैं, कहाँ झेलते हैं? तो ये और इसी यही कारण है कि आज देश के अंदर से जो भी है कांग्रेस पूरी तरह जो उसका हाल है सब देख रहे हैं। केवल राजनीति, तो इससे राजनीति से ऊपर उठो भाई, हम कहते हैं। छोड़ दो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, ये अन्य फन्य सब चीजें। आ जाओ, खड़े हो जाओ सहायता में मदद करने के लिए प्रभावितों का। अच्छा सर, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया है कि किस वजह से ऐसा हुआ? देखिए, अभी मैंने कहा भूगर्भीय दल ये भी आ रहा है, केंद्र की टीम आ रही है, सारा यहाँ सर्वे चल रहा है, जांच हो रही है। क्या कारण है उन कारणों पे जाएंगे तब बता पाएंगे। अभी केवल कह देना कि साहब इसे इसका, कई लोग अलग अलग तथ्य है ना, कोई ये कह रहा कोई ये कह रहा, किसकी माने भैया? तो मानेंगे वही जो वैज्ञानिक लोग सर्वे करेंगे और जो भूगर्भीय आदि जब वो रिपोर्ट आएगी तब तथ्य पे जाएंगे, तब उस वक्त तब इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से मजबूती के साथ में किया जाएगा और जो प्रभावित है उनको अभी तो अस्थायी, बाद में अस्थायी व्यवस्था दी जाएगी। उसके लिए हमारा प्रयास है, चल रहा सब। सर, जनता टीवी से बात करने के लिए तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ है, जो कि पीड़ितों से मिल रहे थे, जो लोग जिनके घरों में दरार आ रही हैं उनसे वो बातचीत भी कर रहे थे। जनता टीवी से विशाल गर्ग, जोशीमठ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित स्वास्थ्य संवाद में मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि विभाग की तरफ से 6 टीमों को जोशीमठ में तैनात किया गया है। वहीं सरकार लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें जनता को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और जोशीमठ में 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहां पे लगी हैं और मैं वहां कैंपों में भी गया हूं, जहां पे कि पुनर्वास कैंप हमने स्थापित किए हैं। हम लगभग 50 से ज्यादा परिवारों को मैं व्यक्तिगत वहां से मिलकर भी आ रहा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है और उनके लिए जो है पुनर्वास के लिए अभी होटल की व्यवस्था कर दी है, वहां रहने की व्यवस्था कर दी है। तो आपको बता दें कि लगातार सभी की निगाहें इस बड़ी समस्या पर बनी हुई है। लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और इस क्रम में धन सिंह रावत की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 6 टीमें गठित की गई हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं। आपको बता दें कि पीएमओ की खुद इस पूरे मुद्दे पर लगातार नजर बनी हुई है और केंद्र की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं, आपदाग्रस्त इलाके में पहुंची हुई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव दरबार में हाजिरी लगाई, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर लखनऊ जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास बनारस में ही किया था। कोहरे के चलते रविवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। तो वहीं अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामलला के दर्शन कर पूजा किया और दर्शन पूजन के बाद अयोध्या शहर के सादतगंज के अयोध्या महोत्सव के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि भगवान रामलला के लिए लाखों करोड़ लोगों ने जो संकल्प लिया है
मंदिर वहीं बनाएंगे, यह संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। पूरे विश्व के लोग रामलला का जब दर्शन करने अयोध्या आएंगे, भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे इस समाज को ढाला जाए, कैसे राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, यह प्रयास कई वर्षों से अयोध्या महोत्सव के जरिए हो रहा है। भगवान राम का ये जन्म रामलला, और जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने संकल्प लिया, जहां भगवान राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, यह संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। संपूर्ण देशवासी और पूरे विश्व के लोग रामलला का दर्शन करने यहाँ आएंगे, तो भगवान राम के जीवन के आदर्शों के अनुरूप कैसे इस समाज को ढाला जाए, कैसे इस राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। और जो आज ये आप देख रहे हैं कि अयोध्या का जो महापर्व है अयोध्या महोत्सव, इसको मनाने के लिए जो न्यास के द्वारा ये प्रयास चल रहा है वर्षों से, हमारे हरीश जी श्रीवास्तव और सभी आयोजक मंडल को मैं बधाई देता हूं कि आपने भगवान राम के दैविक भौतिक तापा का, उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप, उनके श्री राम के समरसता का जीवन, न्याय दर्शन का। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानपुर में सतीश महाना पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति रस में सराबोर होकर भजन गाते हुए दिखाई दिए हैं। और चलिए रुख करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर, लखनऊ में जाम से जनता बेहाल हो गई है। कई चौराहों में लगा है भीषण जाम। तो भीषण जाम से किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ गई है वो आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने में नाकाम साबित हो पा रही है। लखनऊ में जनता काफी परेशान है जाम की स्थिति से। अलग अलग चौराहों पर, इसमें कई चौराहे शामिल हैं जहां पर भीषण जाम लगा है। डालीगंज और परिवर्तन चौक पे लगा है भीषण जाम। तस्वीरें देखिए, गाड़ियां फंसी हुई हैं, जस की तस स्थिति काफी देर से बनी हुई है। और बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह नाकाम साबित हुई है इस जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए। तो वहीं निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। शिवपाल ने निकाय चुनाव में हो रही देरी को सरकार की नाकामियां भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, आरक्षण लागू होने के बाद चुनाव कराए जाएं। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि पहले ही आरक्षण और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका पालन कर देते हुए चुनाव समय पर हो जाते। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, आदेश मिले और आरक्षण लागू हो और तुरंत चुनाव कराए जाएं। पहले तो सरकार की ढील रही, जानबूझ करके सरकार की ढील रही है। अगर पहले ही आरक्षण और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था उसका पालन कर देती तो चुनाव समय से हो जाते। वो सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये सब देखने पड़ रहे। तो वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के अनुसार किसानों को गन्ने का उचित दाम मिले, इसको लेकर किसान संदेश अभियान के तहत आज थाना सिविल लाइन के सामने गेस्ट हाउस में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। और अब खबर गोंडा से, जहां खोंडारे थाना क्षेत्र से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। परिवार की लड़की को मुस्लिम युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने खोंडारे थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोंडा थाना खुड़ारे में परिजनों के द्वारा 7 जनवरी को थाना खुड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनकी 16 वर्षीय बालिका के साथ एक व्यक्ति के द्वारा
दुष्कर्म किया गया, जिसके फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई और जो भी विधिक प्रक्रिया उसको अपनाते हुए कार्रवाई की गई, साथ संकलन किया गया और विवेचना क्षेत्राधिकारी मलकापुर के द्वारा की गई। आज अभियुक्त जो तस्वुर अली है उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के। तो वहीं प्रयागराज में होने वाले माघ मेले को लेकर रेलवे ने फरवरी तक रद्द 8 ट्रेनों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों श्रद्धालुओं को प्रयाग और हरिद्वार आने जाने की सुविधा मिलेगी। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 8 रद्द ट्रेनों को 11 से 13 जनवरी के मध्य बहाल किया जा रहा है। इससे मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा जिन ट्रेनों में क्षमता है उनमें अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। बहाल की जाने वाली ट्रेनों में बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम जौनपुर पैसेंजर, जौनपुर प्रयागराज संगम स्पेशल, प्रयागराज संगम बस्ती एक्सप्रेस, बस्ती प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम बरेली एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम हरिद्वार एक्सप्रेस और हरिद्वार प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने प्रयाग मेला के लिए जो है रद्द की हुई 18 ट्रेनों को जो है बहाल करने का निर्णय किया है और प्रयागराज संगम की वजह से ये ट्रेनें जो है हरिद्वार, लखनऊ, बरेली और जो है बस्ती से चलने वाली ट्रेनों को बहाल करके इनमें जो है श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाने की सुविधा दी जाएगी। अभी जो मकर संक्रांति पर जो है 14 और 15 जनवरी का सबसे बड़ा मेला लगेगा और उसके बाद जो है 21 तारीख को मौनी अमावस्या का मेला होगा। इस दौरान जो है लोगों को कई ट्रेनों में सुविधा दी जा रही है एक्स्ट्रा कोच लगा करके और 8 ट्रेनें और बहाल होने से लोगों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उनकी सुविधा के लिए जहां क्षमता भर ट्रेनों में डिब्बे भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को आवागमन की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो वहीं कुमाऊं मंडल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को अचानक छुट्टी के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अधिकारियों को WhatsApp पर जानकारी देने से यह पुलिस कर्मियों को छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, कई बार जो है पुलिसकर्मी ड्यूटी पे होते हैं तो कई बार जो है उनकी जो छुट्टी है वो समय से पहुंच नहीं पाती है और जो छुट्टी उच्च अधिकारियों जो उनके स्वीकृत अधिकारी है उन तक उनकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो कई बार हमने ये भी सुविधा दी है कि वो WhatsApp से भी अपनी छुट्टी मांग सकते हैं ताकि जो है कई बार ऐसा होता है कि तत्काल CL वगैरह तत्काल आवश्यकता पड़ती है कि किसी के घर में कोई अचानक इमरजेंसी आती है तो हम लोग अभी जो है उसको WhatsApp से भी छुट्टी देते हैं। पूरे कुमाऊं में जो है पूरे कुमाऊं के पूरे 6 जनपद में कोई भी सिपाही अगर जो है हमने हमारे सरकारी इस पे अगर WhatsApp भेजता है सरकारी मोबाइल पे तो उसको छुट्टी तुरंत सैंक्शन कर दी जाएगी। और चलिए अब रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में भूख हड़ताल पर बैठी दिव्यांग महिला, पुलिस पर लगाया आरोप, बेटे की मौत को हत्या के बजाय दुर्घटना में किया गया है दर्ज। मेनका गांधी ने भी दिए थे कार्रवाई के निर्देश। हरदोई में मृतक स्वर्ग से ले रहे हैं पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कराया जा रहा सत्यापन कार्य। सत्यापन के दौरान लगभग 13,000 लाभार्थी मिले मृत। मामले का हुआ पर्दाफाश। जालौन में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।